गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। कैसे हैं आप सब? फटाफट जुड़ते चलिए। हम लोग मिशन एएलपी के अंतर्गत जो हमारी वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस आपके लिए रेगुलर हो रही हैं 12 से 1 पीएम के बीच में, मंडे टू फ्राइडे। और आप जानते हैं ये बिल्कुल फ्री है और ये आपकी मदद के लिए है ताकि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अगर आप छात्र हैं, वायरमैन ट्रेड के छात्र हैं, या फिर आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से साथियों आईटीआई किया है, या बीटेक डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो बेहिचक जो हमारी नियमावली आई है असिस्टेंट लोको पायलट की रेलवे के माध्यम से, उस नियमावली के आधार पर आप योग्य हैं अपनी तैयारी के लिए, आप योग्य हैं परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में पूरा सामर्थ्य झोंक दें और इस बार सफल होकर ही दम लें। आइए साथियों, पूनम कुमारी, उत्तम बिहारी जी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की क्लासेस भी हो रही हैं और वो क्लासेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मौजूद हैं। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आरंभ करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर के प्रश्न पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है ये निश्चित रूप से अपने आप में काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपके पावर ग्रिड, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आपका निश्चित रूप से यूपीपीसीएल मिशन, हमारी जो असिस्टेंट लोको पायलट, सेवरल एग्जामिनेशंस में पावर सिस्टम आपका पूछा जाता है और सभी एग्जाम के लिए यह काफी उपयोगी है। तो आइए हम प्रश्नों के सिलसिले को आरंभ करते हैं। ठीक है, डेली टेस्ट चालू कर दीजिए सर। बिल्कुल अजय जी, डेली टेस्ट आपका सोमवार से चालू होगा। मंडे से शाम 6 से 7 पीएम में आरंभ हो रहा है हमारे बाजार समिति सेंटर पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर पर शाम 6 to 7 पीएम डेली ऑफलाइन टेस्ट और सेम यही टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको मिलने जा रही है। हम आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। आइए साथियों, कह रहा वास्तविक ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हानियां होती हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं हमारा जो ट्रांसफॉर्मर था उसकी संरचना में आपने क्या देखा साथियों। हमारे ट्रांसफॉर्मर की बनावट जो होती हैं, उसकी बनावट के दौरान हम जो मुख्य बातें ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर आपका एक कोर होता है, उस कोर पर हमारी क्या होती हैं साथियों, निश्चित रूप से वाइंडिंग इंस्टॉल की जाती हैं। ये इसका मेन पार्ट्स होता है। आप क्या देख रहे हैं साहब, हमारी कोर भी कैसी है, यह भी आपका ये कोर है और ये कोर भी कैसी है, अस्थिर है। कैसी है साहब, अस्थिर है। आपकी जो वाइंडिंग है यह भी कैसी है, अस्थिर है। स्वाभाविक सी बात है, भले हम इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है साथियों कि हमारे इस ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। और आप जानते हैं अगर ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं है तो स्पष्ट रूप से आप क्या कह सकते हैं साथियों, अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं है तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। जब रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो क्या घर्षण होगी, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, नहीं होता है। जब रोटेटिंग पार्ट होता ही नहीं है तो घर्षण होगा ही नहीं। सारी चीजें क्या है, अस्थिर हैं। आप अभी देखिए जाड़े का मौसम चल रहा है, क्या करते, जब आपको थोड़ी ठंड लगने लगती है तो आप सटाक से अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से क्या करते हैं, रगड़ने लगते हैं और हथेलियों के रगड़ने से क्या होती है, हल्की सी गर्माहट आपको महसूस होती है। स्वाभाविक सी बात है। और ये जो हल्की सी गर्माहट महसूस होती है निश्चित रूप से, तो ये कैसे संभव हो पाया, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण। लेकिन यहाँ तो कोई घूमने वाला भाग है ही नहीं। मैंने इस हाथ को यहाँ स्थिर रखा, इसको यहाँ स्थिर रखा, दोनों हाथ जब हमारी अस्थिर है तो कहाँ कुछ है, फ्रिक्शन जीरो है। जब एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तभी होगा। दैट मीन्स रोटेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में कुछ रोटेशन वाली चीज है नहीं, इस कारण से जो रोटेटिंग नहीं होती हैं, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस। क्या कहते हैं साथियों, स्टैटिक डिवाइस कहते हैं ट्रांसफॉर्मर को। और हमारी ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये चीजें कंफर्म। अब यहां से आपको क्या पता चल गया, कह रहा कि घर्षण हानियां कितनी, जब घर्षण ही नहीं तो हानि कितनी, जीरो। तो स्पष्ट साफ 0% होती है। और इन घर्षण की हानि के शून्य होने का ही आपको बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट इस रूप में मिलता है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी
नॉर्मली साहब 95 से लेकर 99% के बीच होती हैं, और आप देखेंगे तो 97 से प्रायः ज्यादा ही आपको मिला करती हैं। तो ये जो 95 प्लस हमें इफिशिएंसी मिल रही है, उस इफिशिएंसी के पीछे ये बहुत बड़ा योगदान किसका है? आपके स्टैटिक होने का, फ्रिक्शन के बिल्कुल नहीं होने का साथियों। कंसेप्ट क्लियर? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर साथियों। 0% आपकी क्या है? निश्चित रूप से यहां पर फ्रिक्शन के कारण होने वाली लॉसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल विद्यार्थी जी, यह क्लासेस बिल्कुल फ्री ही रहेगी 12 से 1 PM में, ठीक है ना? आइए सर, एलपी के बैच का ऑफर कब तक रहेगा? असिस्टेंट लोको पायलट के बैच का ऑफर जो है साथियों, मुझे लगता है वो 20 दिसंबर तक रहेगा। 20 दिसंबर तक ये ऑफर रहेगा, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी। उसके बाद शायद ये ऑफर ना रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कह रहा है ट्रांसफॉर्मर, ध्यान देंगे आप, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जो क्या काम करती है। पहली बात आते हैं यहां पर, हमारी जो ट्रांसफॉर्मर है चेंजेज एसी टू डीसी, बिल्कुल भी नहीं साथियों। एसी को डीसी में बदलने का काम किसका है? ये काम रेक्टिफायर का है। किसका है? रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। फिर कह रहा डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलने का काम किसका है? इन्वर्टर का है। तो आपको दो ऑप्शन तो यहां से खत्म हो गए। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, और हमारी इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलती है। अगर हम कन्वर्टर की बात करें तो कन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी को भी डीसी में बदल सकता है और डीसी को भी क्या करता है साथियों? एसी में बदल सकता है। उसके बाद यहां आते हैं स्टेप अप और डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट। एसी वोल्टेज और करंट को क्या करता है? बढ़ाता और घटाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज और करंट। तो साथियों आप सब जानते हैं डीसी पर हमारी ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट नहीं होती है, ध्यान रखना, डीसी पर ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट नहीं होती हैं। अगर आप डीसी देते हैं, ठीक है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मर को अगर आपने लगातार डीसी दे दिया तो यह जल जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। क्यों साथियों? क्योंकि पहली बात, डीसी देने पर हमारी अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप नहीं करेगी, ठीक है। क्या होगी? हमारी अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप नहीं करेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि एक तो आउटपुट हमको मिला नहीं, और कंटिन्यूअसली डीसी जब हमारे कॉइल को मिलती रहेगी ना, तो फिर वहां पर I² लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा, और हीट लॉस, कॉपर लॉस के एक्सेस होने के कारण उष्मा उत्सर्जित होगी, और उस उष्मा से हमारी जो सुपर इनामेल्ड कॉपर की तार है उसका भी लेमिनेशन डैमेज कर जाएगा, शॉर्ट हो जाएंगी और वाइंडिंग आग लग जाएगी। और जब वाइंडिंग जलेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मर ही स्पॉइल हो सकती है, ठीक है। आइए साहब, 2016 में आपने ITI पास किया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब की बार आपको मौका मिला है, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रही है, असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसी आ रही है, और दोनों वैकेंसियों के लिए ITI वाले छात्र योग्य हैं। तो आप अपनी पूरी ताकत, पूरी जी जान से आप लग जाइए और निश्चित रूप से एक सीट अपना कंफर्म कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। आइए, असिस्टेंट लोको पायलट की जो 8 AM में सैटरडे को टेस्ट होती है ऑफलाइन में, उसका डिस्कशन भी सैटरडे को ही 1 PM से होगा, टेक्निकल ट्रेड का, ठीक है साथियों। आइए, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी शक्ति 100 वाट है और वोल्टेज का अनुपात कितना है? 2:1 है। सेकेंडरी शक्ति कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जरा, आंसर बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? फटाफट बताइए विद्यार्थी जी। आपसे क्या कह दिया? प्राइमरी शक्ति P1 का मान क्या है? 100 वाट है। सेकेंडरी शक्ति P2 बराबर मुझे मालूम नहीं है। वोल्टेज का अनुपात क्या दे दिया है साथियों? आपको वोल्टेज रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है? 2:1। वोल्टेज रेशियो क्या दे दिया है? 2:1। जल्दी से बताएं क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे? साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सब जानते हैं हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कंडीशन है
उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे ट्रांसफार्मर में P1 सदैव किसके बराबर होता है, P2 के बराबर होता है। यानी आप इसी को ऐसे लिखते हैं KVA1 इक्वल टू KVA2। क्या लिखते हैं? KVA1 इक्वल टू KVA2। इसी को हम कैसे व्यक्त करेंगे? V1I1 इक्वल टू V2I2। हम इस तरीके से साथियों इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको मैंने कह दिया कि हमारी पावर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारी वोल्टेज स्टेप अप होती है, स्टेप डाउन होती है, करंट स्टेप अप होती हैं, स्टेप डाउन होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि आपकी पावर मस्ट बी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आपका P1 जितना है उतना ही क्या होगा, P2 भी होगा और इसका मान होगा 100 वाट। तो ये छोटा सा प्रश्न है, बस बारीक कंसेप्ट था, बहुत सी बेसिक कंसेप्ट था, तो आप उसको जरूर माइंड में सेट कर लेंगे। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है। वरुण कुमार, सुरुचि कुमारी, निरंजन, पूनम कुमारी, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, आइए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? वार्निश के साथ लेपित लैमिनेटेड इंसुलेटेड सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का है कि वार्निश के साथ हम लोग इंसुलेशन की कोटिंग के साथ स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। आइए जरा बातों को समझते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर है, गौर करिएगा, हमारी जो ट्रांसफार्मर होती हैं वो हम पत्तर पत्तर के रूप में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन करते हैं। यानी आप थीन लैमिनेटेड सीट लेते हैं, हम पतला पतला सीट लेते हैं और उस सीट के बीच में देखिए यहाँ ये रेड वाला क्या किया, इंसुलेशन, बहुत ही पतला इंसुलेशन, बहुत ही पतला इंसुलेशन, यहाँ भी पतला इंसुलेशन, यहाँ भी पतला इंसुलेशन। ये पत्तर पत्तर के रूप में होता है। साथियों है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा है साथियों, ध्यान देंगे आप। इस परिस्थिति में क्या हो रही है, हमारी करंट जो होती हैं, दो बातें यहाँ पर गौर से समझिए। हमने बाहर से सप्लाई वोल्टेज भी लिया, उस भी वोल्टेज के कारण हमारी करंट सर्कुलेट करना चालू हुई, और जब हमारी करंट सर्कुलेट करना चालू हुई तो निश्चित रूप से वो सर्कुलेट करती हुई करंट आपके निश्चित रूप से ईएमएफ को इंड्यूस करवाती हैं। निश्चित स्वाभाविक सी बात है। अब जब ईएमएफ को वो इंड्यूस करवाती हैं तो उस ईएमएफ के कारण भी तो करंट उत्पन्न होगा ना। ईएमएफ भी तो समान रूप से हमारा वोल्टेज ही है। ईएमएफ के कारण जो करंट डेवलप करती है, अब वो करंट आपके कोर के सेक्शन से पास करना चाहती है, और वह करंट जब हमारे कोर के हिस्से से पास करती है, अगर हमने थीन लैमिनेशन और ये पतला पतला शीट का अरेंजमेंट नहीं किया तो वो आपकी कोर से धड़ल्ले से पास हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडी करंट। अब क्या होता है, आप ध्यान देंगे, वो ऐसे लूप के रूप में पास करती है। किस रूप में? ऐसे लूप के रूप में। ये जो आपका लूप है ना साथियों, इसकी तस्वीर आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये जो छोटा छोटा लूप यहां बन रहा है, आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते होंगे, तालाब में पत्थर फेंकने के बाद जो आकृति बनती है वो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में इस तरह से बनती है, और पूरे तालाब तक ऐसी ही वेव आपकी फैल जाती है। तो ये जो आपका एक्सटेंशन है साथियों, ध्यान रखेंगे, इस तरह से जिसका फैलाव है, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भंवर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसी को भंवर कहते हैं। और ध्यान देना, भंवर का ही अंग्रेजी क्या है, एडी। तो लूप के रूप में करंट का सर्कुलेशन हमारे कोर के मटेरियल के करस्पॉन्डिंग होना आरंभ होता है, और इसकी लूपिंग स्ट्रक्चर के कारण इसे कहते हैं कौन सा करंट, एडी करंट। लेकिन अगर हम पत्थर के रूप में इसका इस्तेमाल किया और इसमें लेमिनेशन, हमने पतला पतला लेमिनेशन डाल दिया, तो उस पतले लेमिनेशन के डालने से क्या होता है, आप यहां गौर करिए, पतला लेमिनेशन देने से क्या होता है, हमारी इस करंट को कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिलता, इसको कैसा पाथ मिलता है, ब्रैक्ड पाथ मिलता है, टूटा टूटा रास्ता मिलता है। और ये टूटे टूटे रास्ते होने के कारण आपकी निश्चित रूप से करंट सामर्थ्य घट जाती है, इसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, यानी एडी करंट आपकी कम हो जाती है। और जब आपकी एडी करंट कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि एडी करंट के कारण होने वाला लॉस भी कम हो जाएगा। आपको मैंने बताया है हमारी जो आयरन लॉसेस हैं उसके दो कंपोनेंट है साथियों। हमारी जो आयरन लॉसेस है उसके दो कंपोनेंट है, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस जो हमारी होती हैं, पी का मान होता है साहब के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी।
यहाँ Bm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, T हमारा थिकनेस ऑफ लैमिनेशन है, अभी आपका वॉल्यूम है। तो आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, मेरी P समानुपाती है किसके, T स्क्वायर के। यानी अगर हम पतला लेमिनेशन देंगे तभी मेरा एडी करंट लॉस कम होगा, अगर हम मोटा लेमिनेशन देंगे तो एडी करंट लॉस हमारी क्या होगी, निश्चित रूप से साथियों बढ़ जाएगी। तो दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है कि हम पतला लेमिनेशन करते हैं एक तो एडी करंट लॉस को घटाने के लिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम पतला लेमिनेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम एडी करंट लॉस को कम तो करना चाहते हैं, लेकिन साथियों हम किसी भी कीमत पर साहब अपना जो है ध्यान रखिएगा, हम किसी भी कीमत पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम नहीं करना चाहते हैं। जो हमारा चुंबकीय सामर्थ्य है, हमारी मैग्नेटिक कैपेबिलिटी है, उसको घटाना नहीं चाहते, हम फ्लक्स के एसोसिएशन को कम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आपका क्या होगा, इंसुलेशन का परत मोटा होगा तो निश्चित रूप से हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कमजोर होती जाएंगी, और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमजोर होंगी तो आप जितनी इफिशिएंसी की कल्पना करते हैं वो किसी भी कीमत पर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक प्रेरण पर, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना वोल्टेज के एक स्तर को चरणबद्ध कम और अधिक कर सकती है, क्या कहलाती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जनरेटर को। जनरेटर हमारी क्या करती है दोस्तों, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, सेम यही काम आपका डायनेमो भी करता है। डायनेमो एक छोटा सा डीसी जनरेटर होता है सामान्य रूप से। ठीक है, अब यहां पर आइए, फिर हमारी डीसी मोटर है। डीसी मोटर क्या काम करती है, ये बिल्कुल जनरेटर का उल्टा काम करती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साथियों ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं। किसमें बदलती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं। तो आप ध्यान रखना, मोटर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में बदली जाती है, जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदली जाती है। डायनेमो हमारा छोटा डीसी जनरेटर होता है, जो कि आप लोग साइकिल में बचपन में क्या करते थे, लगा करके इसका यूज करते थे, और आगे टॉर्च रहता था, जिस टॉर्च के माध्यम से रोशनी आपको अंधेरे में घर आने में दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, अब बच कौन गया हमारे पास, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सबसे पहली बात, किस सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ट्रांसफार्मर में आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है साथियों, फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा जो पावर है P1 वह निश्चित रूप से P2 के क्या होता है, बराबर। इसी को हम ऐसे लिख दें, kVA1 इक्वल टू क्या होगा, kVA2। ठीक है साथियों, यानी प्राइमरी की जो हमारी पावर है और सेकेंडरी की जो पावर है वो दोनों आपकी क्या होगी साथियों, समान होगी। इसी को हम आगे व्यक्त करना चाहें तो हम ऐसा लिख दें, प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी की करंट मस्ट बी इक्वल टू सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी की करंट। अब यहां गौर करिए, हमारा पावर तो दोनों तरफ समान ही होता है। हाँ, अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो मेरा प्राइमरी का V1 ज्यादा होगा और I1 कम होगी। ठीक है, और सेकेंडरी में मेरा V2 कम होगा, I2 ज्यादा होगी। आप क्या देख रहे हैं, वोल्टेज जहां ज्यादा वहां करंट कम, जहां वोल्टेज कम वहां करंट अधिक। तो यानी अल्टीमेटली वोल्टेज के मान में और करंट के मान में कमी या वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है साथियों, वोल्टेज के मान में या करंट के मान में कमी या वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारी पावर कांस्टेंट ही हो रही है। क्या हो रही है, हमारी पावर कांस्टेंट ही हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब साथियों आपको यह क्लियर हो गया कि पावर के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, पावर आल्सो कांस्टेंट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है ना, क्या होता है साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, साथ ही साथ कोई इसमें फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होती हैं, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, साथ ही साथ इसके क्या होते हैं, पावर भी कांस्टेंट होते हैं। वोल्टेज और करंट को घटा बढ़ाकर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर करता है, उस यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं और हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं। चलिए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा ट्रेड वेल्डर है तो मैं ट्रेड के लिए कौन बुक लूं? साथियों, सूरज कुमार सौ जी, आपका ट्रेड वेल्डर है तो वेल्डर के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन की और बुक आ गई है। फीटर डीजल मैकेनिक ट्रेड की रुक्मिणी पब्लिकेशन की स्पेशल बुक असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए आ चुकी हैं। आप सभी लोग उसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल्डर वाले जो साथी हैं हमारे, वो फीटर ग्रुप वाला जो बुक है उसे आप परचेज करेंगे। ठीक है, फीटर यानी मैकेनिकल ग्रुप का जो फीटर है वो लेंगे, डीजल मैकेनिक वाले ऑटोमोबाइल ग्रुप का बुक लेंगे। ठीक है, आइए। बुलेट महतो जी, आपकी क्लासेस काफी दिनों से बिल्कुल नहीं चल रही है, कुछ इश्यूज के कारण अब उस ऐप पर मेरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण द प्लेटफॉर्म ऐप पर मेरी कोई क्लासेस नहीं हो पाएंगी। मेरी क्लासेस अब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हो रही हैं। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, वीडियो के माध्यम से भी हम ऑनलाइन के छात्रों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसी चैनल पर हमारी वो वीडियो भी है, आप उसको देखें। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना डिटेल शेयर करें, फिर हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आपकी पूरी मदद करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर तार के घुमावों की संख्या में अगर वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मेरा ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तो सभी लोगों को याद है, जल्दी बताना, प्राइमरी कौन सी वाइंडिंग होती है? जिसमें सप्लाई देते हैं वही प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी कौन सी वाइंडिंग होती हैं? जिसमें लोड जोड़ते हैं, वह आपकी क्या होती हैं साहब? सेकेंडरी, यानी जिससे आउटपुट प्राप्त करते हैं, जिसको आप इनपुट दिया, दैट मीन्स जिसमें आपने सप्लाई दिया साथियों V1, हमने यहाँ पे वोल्टेज क्या किया, इसको प्रोवाइड किया, जहां से हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो जो हमने आउटपुट प्राप्त किया वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों? स्वाभाविक रूप से सेकेंडरी, और यहां आपकी क्या है? प्राइमरी। अब क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ने आपसे क्या कह दिया है दोस्तों? क्वेश्चन ने आपसे कह दिया है कि हमारी परिस्थिति इस हिसाब की है कि हमने सेकेंडरी में क्या कर दिया साहब? सेकेंडरी में हमने टर्न की संख्या को बढ़ा दिया। मान लीजिए प्राइमरी में अगर 50 टर्न है तो सेकेंडरी में हमने 100 कर दिया, यानी N2 आपका 100 है और N1 आपकी क्या है? 50 है। इससे पता चल रहा है कि N2 ग्रेटर है किससे साथियों? N1 से। जब N2 N1 से बड़ा होता है तो आपको मैंने कहा है हमारी V2 भी क्या होती है? V1 से बड़ी होती है। साथ ही साथ हमारी E2 भी क्या होती है? E1 से बड़ी होती हैं। साथ ही साथ हमारी क्या होती हैं साहब? ध्यान रखना, हमारी निश्चित रूप से साहब I1 बड़ी हो जाएगी I2 से। करंट क्या होता है? उल्टा चलता है। करंट क्या होता है? उल्टा चलता है। अब यहां पर आइए, जो कंसेप्ट है उसको आप ऐसे समझेंगे। इस प्रश्न के लिए हमने कहा आपसे कि भाई सेकेंडरी का टर्न बढ़ा देते हैं तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ जाता है। अब देख लीजिए, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है तो आपकी करंट क्या होती है? कम हो जाती है। इसी कंसेप्ट को अगर हम कंसीडर करें तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2 मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा V1 कम है तो I1 अधिक होगी, मेरी V2 अधिक होगी तो I2 मेरी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो देख लीजिए प्रश्न क्या कहता है, अगर हमने सेकेंडरी में टर्न्स को बढ़ा दिया तो सेकेंडरी में करंट बढ़ेगी? नहीं, सेकेंडरी का करंट घट रहा है। ठीक है, सेकेंडरी में करंट कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी के करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, गलत। प्राइमरी की करंट बढ़ेगी, प्राइमरी का करंट तो बढ़ता ही है,
वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, सेकेंडरी बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखना, सेकेंडरी के टर्न को बढ़ाने से हमारी सेकेंडरी का वोल्टेज तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारी करंट क्या होती है, कम हो जाती है। तो आप गांठ बांध लीजिएगा कि जब कभी भी हम क्या करते हैं साथियों, स्टेप अप करना चाहते हैं, सेकेंडरी के टर्न को बढ़ाना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होता है, तो हमारी सेकेंडरी की करंट घट जाती है और वोल्टेज बढ़ जाती है। क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब दिया है कई छात्रों ने। सुरुचि कुमारी, वरुण कुमार, हसन आलम साहब, हासिम आलम साहब, साथ ही साथ निरंजन जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मुझे लगता है कि 20 दिसंबर तक हमने एक ऑफर दिया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर पर। बाजार समिति सेंटर और भिकना पहाड़ी सेंटर, हमारे बाजार समिति सेंटर पर 12 से 5 पीएम के बीच में मिशन एएलपी की क्लासेस हो रही हैं। भिकना पहाड़ी सेंटर पर सुबह 8 से 1 पीएम के बीच मिशन एएलपी आरंभ हो रही हैं। आप सब जुड़िए ऑनलाइन में। इस बैच की फीस मात्र 499 रुपए है साथियों। मुझे लगता है इस देश में सबसे कम फीस आपके लिए लेकर हम आए हैं, मात्र 499। ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए ये बैचेज हैं। मैथ भी होगी CBT 1 CBT 2, रीजनिंग होगा CBT 1 CBT 2, साइंस होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, साथ ही साथ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी और उसके बाद आपका ट्रेड तो होगा ही होगा। ये सभी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 और CBT 2 में 90% से ज्यादा आपका वेटेज को कवर करेगा और आपको श्योर सफलता दिलाएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाजार समिति सेंटर और भिकना पहाड़ी सेंटर पर साथियों, यह आपके लिए काफी मददगार बैच है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह स्पेशल ट्रांसफॉर्मर जिसका प्रयोग असंतुलित संकेत यानी अनबैलेंस्ड सिग्नल को बैलेंस करने के लिए करते हैं। तो ध्यान रखना साहब, अनबैलेंस सिग्नल को बैलेंस करने के लिए जो हम लेते हैं वो मेरा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये आपके वेव को नियंत्रित करने का काम करता है। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जी? बलून है। क्या है ये? बलून है। ध्यान रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बलून के नाम से जानते हैं साथियों। ये आपका बलून है और इस बलून का हम यहां क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान देना विद्यार्थी जी, आपका जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है? वन वाइंडिंग का। ध्यान दीजिएगा, वन वाइंडिंग का यह ट्रांसफॉर्मर होता है और बड़ा ही छोटा ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, इसी को वैरियक या बैरक कहते हैं। यह वोल्टेज के मॉनिटर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर अगला आपका है स्टेप अक्रॉस ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अक्रॉस ट्रांसफॉर्मर ये आपकी क्या होती हैं? स्वाभाविक सी बात है, वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से अगर बढ़ाना है उसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं या कम करना है तब काम में आएगा। सेंटर टैप आप जानते हैं, हम बीच में टैपिंग करके, तो जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी साइड में उतना टैपिंग करके चीजों को अरेंज करते हैं और उस हिसाब से वोल्टेज को रिसीव करते हैं। तो ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं कोर टाइप का ही है ट्रांसफॉर्मर हमारा। दोनों तरफ आपकी वाइंडिंग लपेटी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के लिंब में बीच का पोर्शन खाली रखा गया है। इसकी आकृति गोलाकार है, बैलून के जैसी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैलून कहते हैं। तो ध्यान रखना, बैलून के माध्यम से क्या करेंगे साहब? आप अनबैलेंस्ड सिग्नल को और संतुलित सिग्नल को संतुलित बनाने का काम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर है विद्यार्थी जी, निरंजन बाबू, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। उसकी कोर की संरचना थोड़ी सी क्या है? चेंज कर दी गई है, इसी कारण से बलून कहा गया है। काम बस वही है, सिग्नल को मॉनिटर करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न कह रहा है 100 वाट 200 वोल्ट का एक इनकैंडेसेंट बल्ब 220 वोल्ट और 20 केवीए के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब क्या हो जाए? विवृत हो जाए, दैट मीन्स ओपन हो जाए, तो क्या होगा? यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, ठीक है, ये ओपन हो रही है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी क्या हो रही है? सेकेंडरी आपकी ओपन हो रही है। आप जानते हैं जब मेरा सेकेंडरी ओपन हो जाएगा तो हमारी जितनी E2 होगी उतनी ही आपकी V2 होगी। स्वाभाविक सी बात है,
यानी आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही आपका क्या होगा, मालूम है आपको? जितनी हमारी क्या होगी, ईएमएफ होगी सेकेंडरी की, उतनी ही आउटपुट होगी। आइए तस्वीर के माध्यम से हम समझते हैं और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप ध्यान रखिएगा। स्थिति हमारी ऐसी हो जा रही है यहाँ पर, ओपन की कंडीशंस को हम जरा चेक कर लें, ओपन के कंडीशन पर क्या होगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ ये मेरा ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में आप सब जानते हैं हमने 2 वाइंडिंग लगाई है। एक वाइंडिंग मेरी क्या है साहब, ये प्राइमरी वाली वाइंडिंग है, ठीक है? और यहाँ मेरी वाइंडिंग क्या है, ये सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है। क्लियर कंसेप्ट? अब इसने क्या कह दिया कि हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, ठीक? और एक बल्ब जो है हमारा इससे जुड़ा हुआ है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक बल्ब आपका जुड़ा हुआ है, ठीक? ये आपका प्राइमरी का सेक्शन है, ठीक है? और ये मेरा क्या है, सेकेंडरी का सेक्शन। अब जब आप सर्किट को ओपन करते हैं, तो ओपन सर्किट के केस में मेरी करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मेरी करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारा निश्चित रूप से साहब वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। V2 जो है वह आपके E2 के बराबर होगी, लेकिन धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो स्वाभाविक सी बात आप क्या देख रहे हैं, धारा के मान में कमी आती है ना विद्यार्थियों? जब धारा के मान में कमी आती है तो क्या होगा, बिल्कुल आप जानते हैं इस बात को। V1 I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 I2। I2 तो आपका जीरो के अप्रोचेज हो गया। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि हमारा कंसिडरेबली I1 के मान में भी थोड़ी कमी आती है, यानी स्पष्ट है आपके I1 के मान में भी कमी आती है। क्या होती है दोस्तों, I1 के मान में भी कमी आती है। और ध्यान रखना, I1 के मान में कमी होने से, I1 के मान में कमी होने से हल्का हल्का धीमा ग्लो करेगा। क्या करेगा, हल्का धीमा ग्लो करेगा। यानी स्पष्ट है आपकी बल्ब जलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ी सी लाइट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 केवीए बल्ब को नहीं दे रहे हैं, 20 केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। समझ गए? आप क्या सोचते हैं कि 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो 20 केवीए बल्ब को मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बल्ब को तो मात्र 200 से 220 वोल्ट प्राप्त हो रहा है साथियों। उसके आधार पर उसको करंट भी उस हिसाब से जा रही है। इसीलिए थोड़ा सा क्या करना है, कंसेप्ट को कैच करना है, समझना है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग अपनी जगह पर है, हम वहां से 220 वोल्ट ही ले रहे हैं साथियों। 200 वोल्ट का हमारा कैपेबिलिटी है, तो कहां से, स्वाभाविक है वोल्टेज बढ़ रहा है मेरा, करंट मेरी कम हो रही है। करंट कम हो रही है तो परिणाम क्या होगा, थोड़ी सी कम ग्लो करेगी। तो स्पष्ट है सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा। ठीक है, जो आपका नेचुरली स्ट्रक्चर होता है कि भाई इतना ग्लो करना चाहिए, तो जैसे सर्किट ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा कम ग्लो करेगा। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 केवीए का मतलब क्या होगा, मैंने तो बताया ही है। हमारी केवीए क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। केवीए क्या होती हैं, रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह रेटिंग कैसे प्राप्त होता है, वोल्टेज इनटू करंट के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए मैं तो कई बार अभी बता चुका हूं, केवीए 1 मेरी किसके बराबर होगी, केवीए 2 के बराबर होगी। किस केस में, आपके ट्रांसफार्मर के केस में। तो हम लोग जब भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग लेते हैं, कैसे लेते हैं, आपका वोल्ट केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। तो 20 केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 20 केवीए का वोल्टेज मिल रहा है साहब, वो तो पावर है। समझ गए, क्या है वो, पावर है। हमें वोल्टेज कितनी प्राप्त हो रही है, 200 220 प्राप्त हो रही है वोल्ट। और ये तो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 230 तो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही मजेदार प्रश्न। ये प्रश्न सभी लोगों को जवाब देना है, ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। फटाफट जवाब दीजिए, क्या इसका उत्तर होगा, क्या जवाब होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है,
प्राइमरी में पावर की अपेक्षा सेकेंडरी में पावर कम होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साहब प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर सेम रहती हैं। अगला कहा प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट ज्यादा होती है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे कहा है V1 I1 इक्वल टू V2 I2। V1 मेरा कम है, I1 मेरी ज्यादा है, V2 ज्यादा होगी तो I2 कम हो जाएगी। तो आपने देखा यह भी सही नहीं है, मतलब स्पष्ट है प्राइमरी में करंट की अपेक्षा सेकेंडरी में करंट ज्यादा होता है? बिल्कुल नहीं, करंट कम होता है। फिर क्या कहा प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होता है। ये बातें बिल्कुल सही है। आपने जाना है अभी तक कि N2 अगर अधिक होगा N1 से तो V2 भी अधिक होगा किससे? V1 से। और यही स्थिति अगर प्राप्त होती है तो क्या कहलाता है? स्टेप अप। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी का टर्न ज्यादा होता है, यानी N2 अधिक होगा N1 कम होगा। साथियों ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्यों फ्यूज होगा? किस दुनिया में आप रहते हैं निरंजन जी? 220 वोल्ट का बल्ब है, उसको 200 वोल्ट पे चला देंगे तो फ्यूज हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको कई बार मैंने बताया है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर 220 वोल्ट बल्ब की रेटिंग निर्धारित की गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि बल्ब को 220 पर ही आप ऑपरेट करेंगे। हम हमेशा निर्धारित रेटेड वोल्टेज से कम पर बल्ब को चलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बल्ब आपका लंबे समय तक टिके, लंबे समय तक आपको रोशनी दे, तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊं? वैसी परिस्थिति में उसको 200 पर चलाना चाहिए, 210 पर चलाना चाहिए। हमेशा थोड़ा कम पर चलाइएगा तो ज्यादा क्या होता है साथियों? निश्चित रूप से उसकी लाइफ ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा दिनों तक टिकती है। ये ध्यान रखिएगा। फ्यूज होता है बल्ब, आपके वोल्टेज के बढ़ने से हमारी करंट बढ़ जाती है, और जब करंट कितनी बढ़ जाती है? निर्धारित करंट से 1.5 गुना बढ़ जाती है, तब जाकर के फ्यूज की तार आपकी मेल्ट होती है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये तो क्लियर हो गया हमारी कि भाई प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी का टर्न क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के कोर में भंवर धारा हानि कैसे घटाते हैं? अभी जस्ट आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में, एडी करंट लॉस को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको घटाने के लिए थीन लैमिनेशन यानी पतला लैमिनेशन हम करते हैं। क्या करते हैं? लैमिनेटेड पत्थर के रूप में कोर मटेरियल का यूज करके और थीन लैमिनेशन का इस्तेमाल करके अब फिर उसको हम सेपरेटली अटैच करते हैं, और तब जब पूरा ज्वाइंट होता है उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटने का साथियों हम काम करते हैं। ये बातें निश्चित रूप से स्पष्ट बताती हैं कि आपके एडी करंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पटलन। दैट मीन्स क्या है आपका? थीन लैमिनेशन शीट्स का प्रयोग करते हैं, थीन लैमिनेटेड शीट्स। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो एडी करंट लॉस मेरी बढ़ जाएगी। ये टी क्या है साहब? थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। क्या है ये? थिकनेस ऑफ लैमिनेशन है। तो लैमिनेशन की थिकनेस को क्या करना है? कम। जितनी कम थिकनेस रहेगी उतना कम आपका क्या होगा? एडी करंट लॉस। एयर गैप बढ़ाना नहीं है सही रास्ता। आपका क्या है साथियों? पटलनों की मोटाई घटाकर, यानी डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इज द राइट आंसर। हम जितना पतला लेमिनेशन करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? एडी करंट लॉस कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा मोटा करने पर हमारी मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी खोने लग जाएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम है? बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि हमारा जो टैंक है ट्रांसफार्मर का, उस टैंक के अंदर हम पूरी तरह से इस ट्रांसफार्मर के कोर को क्या करते हैं साहब? इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ जो हमने कोर को इंस्टॉल कर दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कोर हमारी इसके ऊपर सेट की जाती है। अब इस पूरे हिस्से को हम क्या करते हैं? बाहर बुशिंग के माध्यम से तार निकाल लेते हैं साथियों, और इस पूरे के भीतर हम ऑयल डाल देते हैं। ये ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में क्या होता है? लॉसेस। दो मेजर लॉसेस कौन सी हैं? एक आपकी आयरन लॉसेस, एक आपकी क्या है? कॉपर लॉसेस। और ये दोनों लॉसेस के कारण
कहीं ना कहीं आपका क्या प्राप्त होता है, हीट डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? हीट। तो हमारी जो हीट डेवलप करती है, उष्मा डेवलप करती है, उस हीट के कारण साथियों आपका जो इंसुलेशन है वाइंडिंग का, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। और जब हमारी इंसुलेशन डैमेज होने लगती है तो पूरे ट्रांसफार्मर के खत्म होने, जल जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा प्रयास रखना है कि वर्किंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को कभी भी हम लोग 100 से ऊपर नहीं पहुंचने देना चाहते, 100 से नीचे रखते हैं, यानी उसको कूल रखना है, ठंडा रखना है। पहली बात। दूसरी बात क्या, तो हमारी इस पूरे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो इंसुलेशन का लेयर है, वह इंसुलेशन का लेयर किसी भी हाल में कम ना हो, दोनों के बीच प्रतिरोध क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बना रहे, शॉर्ट सर्किटिंग की सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो स्पष्ट है, दो मेजर काम होता है, जीवन भर गांठ बांध लेना कि हम लोग करते क्या है साथियों। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग विशेष रूप से आपको कूलिंग के लिए किया जाता है और इंसुलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कूलिंग और इंसुलेशन। तो ध्यान रखना, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। किसके लिए साथियों? इंसुलेशन और कूलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है साहब, इसके लिए इंसुलेशन और कूलिंग के लिए। क्लियर कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ट्रेड के लिए हमारी टेस्ट आपके बीच मौजूद है साथियों, और ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती हैं। एवरी सैटरडे 8 AM, ध्यान रखना, एवरी सैटरडे 8 AM, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर, किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर, साथ ही साथ भिकना पहाड़ी सैदपुर सेंटर। इस तीनों पर ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 75 क्वेश्चन की टेस्ट जो असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 में आपको देना है, जिसे पास करना आपके लिए कंपलसरी है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। वह टेस्ट सुबह के 8 बजे होती है और उसका डिस्कशन प्लेटफॉर्म हमारा जो नवीन कुमार सिंह चैनल है उसी पर 1 बजे सैटरडे को ही मैं लाइव डिस्कशन करूंगा। तो आप जरूर जुड़िए। ऑनलाइन में अगर इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपए में 20 सेट आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन भी कराया जाएगा। अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। ये मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जो EMF आपकी उत्पन्न होती हैं, वह किन बातों पर निर्भर करती हैं? हमारे ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी हिस्सा है, उसमें जो EMF उत्पन्न होंगी, वह EMF किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, यानी उस EMF का मान कम होगा, ज्यादा होगा, ये किस आधार पर कम या ज्यादा होगा? आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। कैसे कम ज्यादा होगा? साथियों गौर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। केवल सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है क्या? ऐसा है क्या? आइए हम EMF इक्वेशन की चर्चा करते हैं। आपको मैं बता दूं, हमारी जो EMF इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, वो क्या होती है? E बराबर 4.44 φm Fn होता है। अगर हम सेकेंडरी के लिए EMF देखें तो क्या हो जाएगा? 4.44 φm Fn2 हो जाएगा। आपने क्या देखा? मेरी जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो कॉमन है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है आपका? कॉमन है, और आपका N2 जो है वो सेकेंडरी का टर्न है। यानी स्पष्ट है कि हमारे सेकेंडरी में वोल्टेज की मात्रा, EMF की मात्रा किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे करेगी, फ्लक्स पे करेगी, और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या पे करेगी। ये तीनों पर करेगी। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगर यही बातें प्राइमरी के EMF की होंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइमरी के EMF की होंगी तो आप क्या लिखेंगे? E1 इक्वल टू 4.44 φm F, यहां क्या हो जाएगा? N1। क्या होगा? 4.44 φm F N1। ये चीजें साहब होंगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रेजी स्टडी जीके इलेक्ट्रीशियन का बैच लेना चाहते थे लेकिन मैकेनिकल परचेज हो गया। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपने प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर लिया है तो हमारे ऐप पर इंक्वायरी नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी प्रदान करिए। हमारी टीम तुरंत आपको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर कर देगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, समझ गए? तो आपकी हर समस्या का निदान होगा, इसमें घबराइए मत। तो आप अपनी समस्या शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स की नंबर है उस पर आप जरूर कॉल करें, आपको ऐप पर वो लिखा हुआ है, और अपनी बातें बताएं।
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? यानी हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारी सीटी है साथियों। सीटी का पूरा नाम क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका क्या पूरा नाम होता है? करंट ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो करंट ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं? हाई करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं साहब? हाई करंट को मेजर करते हैं, अधिक मात्रा की करंट को मापने में कैपेबल होते हैं। आप देखिए यहां पर इस ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप। कैसा ट्रांसफार्मर होता है जी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। गांठ बांध लेना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होती है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होती है? स्टेप अप होती है। अब यहां से देखिए हमने क्या किया, प्राइमरी में बहुत कम टर्न लपेटे, सेकेंडरी में हमने काफी ज्यादा टर्न दे दिया, और ये जो कपलिंग हुई है ये किसके रिस्पेक्ट में है? आपका निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर का स्वरूप है। अब यहां गौर करिएगा, हमने एक अमीटर यहां लगाया है, जो अमीटर क्या है? आपका 3 से 5 एम्पियर का अमीटर है, बहुत ही छोटा सा अमीटर है। तो एक बहुत ही छोटे से अमीटर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हम अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को जो प्राइमरी साइड में है उसको कैलकुलेट करने में हम सक्षम हो जाते हैं। तो कितना बेहतर हमारे लिए है। तो याद रखना, आपकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम, सेकेंडरी में काफी ज्यादा टर्न्स होती हैं आपके करंट ट्रांसफार्मर में। तो आइए जरा मुझे बताइए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाएगा आपके सीटी के लिए? विद्यार्थी फटाफट जवाब दीजिए। व्हिच वन इज राइट आंसर? ध्यान रखना क्या होगा विद्यार्थियों, हम लोग सीटी का प्रयोग, अमीटर तो आपने लाइव एग्जाम्पल में देखा, लेकिन हम इसका प्रयोग वोल्टमीटर के साथ भी कर सकते हैं। इसी के पैरेलल में अगर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो बिल्कुल लगा करके हम I इंटू आर करके वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कारण से अमीटर वोल्टमीटर दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ज्यादातर प्रयोग आपको अमीटर के साथ ही किया जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयोग ने ऑप्शन सी को कंसीडर किया है। अगर ये सी नहीं रहता, 1 व 2 दोनों, तब आप ए पर ही टिक लगाते, आप सेपरेट बी पर टिक नहीं लगाते। सिंगल वोल्टमीटर बोलना उचित नहीं है, सिंगल अमीटर बोलना सही है। अगर ऑप्शन में 1 2 दोनों नहीं रहता तो हम सिर्फ किस पे टिक लगाते? अमीटर पे टिक लगाते। अभी दोनों बातें यहां मेंशन कर दी गई हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होंगी? ऑप्शन नंबर सी होंगी साथियों। नो एनी कंफ्यूजन डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर मैं नहीं देने जा रहा हूं, आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कितना इंसुलेशन होता है? मैं देखता हूं कितने छात्र सही जवाब दे पाते हैं। आप जो लाइव में देख रहे हैं वो सारे बच्चे भी मुझे जवाब दें, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी बताना है कि हमारे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। हाउ मच द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वरुण कुमार, फुल, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता 0, बिल्कुल आपने गलत जवाब दे दिया है। सुरुचि अनंत, बिल्कुल सही है। साथियों ध्यान रखना, इनफाइनाइट होती है, देयर इज नो एनी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर दो वाइंडिंग के बीच में सीधा कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पीछे भी बताया था, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और यूपीपीसीएल में ये पूछा गया है साथियों। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, यहां देखिए ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये अपना अलग अरेंजमेंट है, इसका अलग अरेंजमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली नहीं। कैसे जुड़ी हैं? मैकेनिकली जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी हैं साहब? मैग्नेटिकली जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी हैं? मैग्नेटिकली, चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है। तो मैग्नेटिक कनेक्शन जो यहां है उसी के माध्यम से आपकी ट्रांसफार्मर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन कहीं से भी ये सोच लेना कि उसके बीच का प्रतिरोध शून्य है, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज डी। जितने भी बच्चे ए सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, समझ गए? हमारा प्रतिरोध कब 0 होता है? जब सीधा कनेक्शन बनता है,
आपकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, डायरेक्ट कनेक्शन दो टर्मिनल के बीच होता है, तब जाकर के हम मानते हैं जीरो, और वो परिस्थिति शॉर्ट सर्किट को पैदा करने का काम करती है। लेकिन साहब जब दोनों सेपरेट सेपरेट है, एक इधर एक उधर, और दोनों के बीच कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से, चुंबकीय लिंकिंग की वजह से, अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण की वजह से, तो यहां प्रतिरोध की कोई बात ही नहीं है साहब, यहां प्रतिरोध अनंत है, मैक्सिमम है, ये एकदम ध्यान रख लेना। सो द राइट आंसर इज डी। चलिए सब लोग सुधार लेंगे, कॉपी में लिख भी लेंगे। साथियों ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? देखिए तो ये ट्रांसफार्मर की तस्वीर आपके सामने है, क्या क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, वायरमैन ट्रेड की बुक नहीं मिलती है साथियों, और आप ध्यान रखिए वायरमैन ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर ही रखा गया है, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सारी सिलेबस ही वायरमैन ट्रेड के बच्चों की सिलेबस है, दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के सभी बच्चों को सेम ही सिलेबस पूछा जाना है, इसलिए आप सेम ही पूछिए। आप वायरमैन अलग से सेलेक्ट करिएगा तो फिर आपको क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सेट अलग मिला था, बाकी सारे बच्चों का सिमिलर था, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ ही आप पढ़ेंगे और वही सेम सिलेबस आप पढ़ेंगे। आपने आईटीआई के दौरान भी लगभग वही सेम सिलेबस पढ़ा ही था, इसलिए चिंता की बात नहीं है। आप अपनी तैयारी में जी जान लगाइए और मन से आगे बढ़िए। क्वेश्चन ये है कि हमारे ट्रांसफार्मर में यहाँ पर ध्यान देना है, ये बाहर में आपकी कूलिंग ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर मेरा कंजर्वेटर टैंक दिख रहा है, ये एक्सप्लोजन वेंट दिख रहा है, ब्रीदर दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है? बुशिंग दिख रही है, मेन टैंक दिख रहा है, टैंक का कवर दिख रहा है, ड्रेन ऑफ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपको बाहर बाहर से दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन भीतर में आपको क्या कोर दिख रहा है? क्या कोर की वाइंडिंग दिख रही है? कुछ भी नहीं दिख रही है, मतलब कोर भी नहीं दिखता है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी नहीं दिखती है, प्राइमरी वाइंडिंग में नहीं दिखती है, हमें सिर्फ क्या दिखती है? बुशिंग। और ये बुशिंग क्या है साथियों? तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को ही बाहर निकालने का वो तरीका है, इंसुलेटेड अरेंजमेंट है, जिस इंसुलेटेड अरेंजमेंट के कारण अगर हम हाई वोल्टेज ड्रेन भी करते हैं तो निश्चित रूप से साहब क्या होता है? आपके ट्रांसफार्मर की बॉडी में, निश्चित रूप से आपके टैंक में बिल्कुल कोई झटका नहीं लगता। और एक छोटी बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है जिस बुशिंग का साइज बड़ा है, ध्यान रखना, अगर बुशिंग का साइज किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज के मान पर, वोल्टेज के मान पर, यानी स्पष्ट है अगर बड़े साइज का बुशिंग होगा, ध्यान देना, बड़े साइज की बुशिंग होगी, बड़े साइज की बुशिंग होगी तो क्या होगा दोस्तों? अगर बड़े साइज की बुशिंग होगी तो वह एचवी वाइंडिंग का कनेक्शन होगा, अगर बुशिंग का साइज छोटा होगा तो निश्चित रूप से वह एलवी वाइंडिंग का कनेक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका इंसुलेशन कितना मोटा होगा ये डिपेंड करता है वोल्टेज की रेटिंग पर, समझ गए? और तार कितना मोटा होगा ये डिपेंड करता है किसकी रेटिंग पर? साहब करंट की रेटिंग पर। तो हमेशा याद रखना, कंडक्टर का साइज करंट की रेटिंग के आधार पर तय होता है। और दूसरी बात याद रखना, हमारे इंसुलेशन की मोटाई ये किस पर डिपेंड करती है? इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, प्रश्नों की पीडीएफ, वो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। आप सभी साथी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ले सकते हैं, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किससे अधिक होनी चाहिए? आप जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में हमारी लॉसेस क्या होती हैं? लॉसेस जीरो होती हैं। आपका फ्लक्स लीकेज क्या होता है साहब? हमारा जो फ्लक्स लीकेज है वह भी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी क्या होता है साथियों? आइडियल ट्रांसफार्मर में वह भी आपका क्या होता है? जीरो होता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी जीरो होता है। जब ये सारी चीजें जीरो हैं तो स्पष्ट है आयरन लॉस भी जीरो, कॉपर लॉस भी जीरो, यानी स्वाभाविक सी बात है जब सारे लॉस जीरो हो गए तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, हमारी कल्पना के रिगार्डिंग है, ऐसा एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं होता है। हम इसी के स्टैंडर्ड को मानते हुए ट्रांसफार्मर की डिजाइन करते हैं,
लेकिन फिर भी जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, अगर आप 98% से ऊपर पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं साहब, 98% से एबव एफिशिएंसी को आप गेन करते हैं, ऑन सच सिचुएशन आपकी ट्रांसफार्मर क्या मानी जाएगी, आइडियल मानी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा टारगेट भी यही होता है कि हम ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर को आइडियलाइज करने में कैपेबल हो सके। बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर इज बी। साथियों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसकी जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही हैं और जिस हिसाब से बच्चों ने प्रयास किया है, आप सभी लोगों ने कोशिश की है, और फिर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे ये निश्चित रूप से लग रहा है कि आने वाले समय में असिस्टेंट लोको पायलट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड सारी वैकेंसियां एक बार ही टकराने जा रही है। इसीलिए ये वैकेंसी आपकी आने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। आप अगर अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, किस रेंज में है, कहां पर है, क्या काबिलियत है, निकल सकता है कि नहीं, इसको जांचने और आंकने के लिए साथियों आप जुड़ सकते हैं हमारे BSPSCL के टेस्ट के माध्यम से, जो कि AO, SBO, JLM और टेक्नीशियन के लिए है साहब। 100 क्वेश्चंस यहां पर हैं। ये फुल टेस्ट है। 50 आपका यहां ट्रेड, बाकी 15 कंप्यूटर, 5 इंग्लिश, 10 आपकी हिंदी, 10 आपकी रीजनिंग और 10 मैथ। इन सभी के कॉम्बिनेशन से 10 जीके के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या है, ये तैयार हुआ है। टेक्निकल प्रश्नों का हम डिस्कशन करवाएंगे। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर आप इस टेस्ट से जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साहब, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा कूलिंग बेहतर होता रहे, तो कूलिंग बेहतर होने के लिए हम जिस तेल का इस्तेमाल करेंगे, जिस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, उस ऑयल में क्या क्या गुण होना चाहिए, आखिर किस गुण के आधार पर हम इसका चयन कर सकते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इंसुलेशन प्रतिरोध निश्चित रूप से अधिक होना चाहिए, ठीक है। आपकी रही हीट कंडक्टिविटी, तो जरा मुझे बताइए हीट कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, क्या ये उष्मा का प्रसार ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, जल्दी बताइए विद्यार्थी जी। Which one is right answer? विद्यार्थियों, should have excellent insulation resistance, ठीक है, ये होना चाहिए। कह रहा कौन नहीं होना चाहिए, बेहतर हीट कंडक्टिव कैपेसिटी, उष्मा को अवशोषित करेगा तभी तो सेफ रख पाएगा ना, तो ये भी होनी चाहिए। लो विस्कोसिटी होती है साहब, ठीक है, ये तीनों गुण होने चाहिए। लेकिन आपका क्या नहीं होना चाहिए, आप हवा में अगर रखें तो तुरंत नमी को अवशोषित कर ले। आप जानते हैं अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में थोड़ी सी भी नमी आ जाएगी, हल्की सी भी नमी आ जाएगी, तो निश्चित रूप से आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगी तो टोटल का टोटल ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, डैमेज कर जाएगा। इसीलिए यह नहीं होना चाहिए। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं होने वाले में डी, होने वाले में ये तीनों आपके क्या हैं, एक्सेप्टेबल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। जब कभी भी हम ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है दो बातों को ध्यान में रखना। किसको ध्यान में रखना, एक हिस्टैरिसीस लॉस मेरा कम से कम हो। हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा तो जिसका KH कम होगा, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, वो आपका हिस्टैरिसीस को कम करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, CRGOS को लेते हैं। CRGOS कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील जो है, ये आपकी बेहतर मटेरियल होती है। इसका हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट बहुत कम होता है और लॉसेस भी हमारी मिनिमम होती हैं। सो आप क्या जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी। और इसको हम लोग आपको याद ही है, एडी करंट को घटाना होता है तो क्या करते हैं, एडी करंट को घटाना होता है तो लेमिनेटेड शीट्स का प्रयोग करते हैं। E है, I है, L है, U है, I है, इसी शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है साहब, राइट आंसर आपकी क्या हो गई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां कैसे कम की जाती हैं, तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कम की जाती हैं। मैंने सेवरल टाइम्स आपसे चर्चा किया है, क्या करके साहब, ट्रांसफार्मर के लोड को कम करके, बिल्कुल नहीं। आयरन कोर लेमिनेशन की मोटाई कम करके, बिल्कुल नहीं। ये करके हम लोग एडी करंट लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं। इससे एडी करंट लॉस कम होता है तो क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या हो सकता है।
ध्यान रखिएगा, स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, यानी ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन ना देकर हमारी पदार्थ जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमजोर ना हो, साथ ही साथ उसकी उच्च गुणवत्ता रहे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होगा साहब? अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हिस्टैरिसीस लॉस से क्या होंगे साथियों? बच जाएंगे। हिस्टैरिसीस लॉस से क्या होंगे? आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं। आपका जवाब निश्चित रूप से इस बात को सूचित करता है कि आप एक्टिव और अवेयर हैं। और याद रखिएगा, ये वक्त ही ऐसा है, अगर आप एक्टिव और अवेयर हैं, निश्चित रूप से आप अगर सजग हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप सजग नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो सफलता बिल्कुल आपके करीब नहीं आ सकती है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित के रूप में काम करता है। ऑटोमोबाइल में आप यहाँ क्या करते हैं? इग्निशन कॉइल देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से क्या करता है? आपको इनिशियल हमारी जो है एक्साइटेशन डेवलप करने में मदद करता है। शुरुआती वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हैं। तो साहब इसका काम क्या है? ये जो इग्निशन कॉइल है एट इनिशियल या वोल्टेज को बढ़ाता है। आप जानते हैं ना, वोल्टेज को बढ़ाना यानी आप सेकेंडरी वोल्टेज को कब बढ़ा सकते हैं? जब आप क्या होंगे? स्टेप अप होंगे। तो मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है साथियों, वह क्या करता है? इग्निशन कॉइल के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है और स्टार्टिंग के केस में हमारी वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है साथियों, तो हम ये सेशन आपके लिए कैसा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और निश्चित रूप से आप बिल्कुल अपने एक एक सेकंड का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल समय ना गंवाइए। ठीक है, और जी जान लगाकर मेहनत में जुट जाइए। वैकेंसियों का सिलसिला बहुत जल्द आपके बीच आ रहा है और उस वैकेंसी के सिलसिले में अगर आपने अपने एक सीट को पक्का करने के लिए मन नहीं बनाया तो निश्चित रूप से आप पिछड़ जाएंगे, फिर लंबा इंतजार और फिर से तकलीफें होंगी। तो जीवन को सुखद बनाना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े होइए और मिलकर मेहनत करते हैं और देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।